जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और हर रोज की तरह एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों के साथ शुरुआत करेंगे खबरों की, क्योंकि रफ्तार लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले अब 31,000 के पार हो गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1366 नए मामले हैं, 905 लोगों की जान गई है और इस वायरस ने राजधानी में अब तक 905 लोगों की जान ले ली है। मरीजों की संख्या मुंबई में 51,000 के पार हो गई है, वहीं दिल्ली में यह संख्या 31,000 के पार है। एक दिन में 7 लोगों की कोरोना ने जान ली है। दिल्ली में, मुंबई में कोरोना के मामले 51,000 के पार पहुंच गए हैं। यहां पर 1700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई की अगर बात करें, वहीं 24 घंटे में मुंबई में 1000 से ज्यादा केस पाए गए हैं। एक दिन में 58 लोगों की मुंबई में जान गई है। देश के 2 बड़े महानगरों में कोरोना की घुसपैठ गहरी है। मुंबई डरा रही है तो दिल्ली उसी राह पर दौड़ पड़ी है। हालात यही रहे तो 7 जुलाई तक मुंबई पीछे छूट जाएगा और दिल्ली आगे निकल जाएगी। पिछले 7 दिनों में दिल्ली में कोरोना की ग्रोथ रेट 5.24% थी, जबकि मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 2.99%। इस रफ्तार से 7 जुलाई तक मुंबई में कोरोना के मामले 1,18,004 होंगे तो दिल्ली में 1,34,061 हो जाएंगे। यही तस्वीर दिल्ली को डरा रही है। दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा रही है। रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल मरीजों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आज मुंबई और दिल्ली के अंदर जो केसेज हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी जैसे दिल्ली में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसी प्रपोर्शन में केस बढ़ रहे हैं। हम लोग लगभग 10 दिन पीछे हैं मुंबई से लगातार, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन में 50,000 पे पहुँच जाएंगे, तो हमारे को हज़ारों बेड और एक्स्ट्रा चाहिए। डरावनी तस्वीर दिल्ली के डिप्टी सीएम भी पेश कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया का आकलन है कि मौजूदा रफ्तार से दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के मामले 5.5 लाख हो जाएंगे और उस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में 80,000 से ज्यादा बेड की जरूरत होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। राजधानी में कोरोना सरपट दौड़ रहा है। रोज 1000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। 24 घंटे में फिर दिल्ली में कोरोना के मामले 1300 से ज्यादा बढ़ गए। एक दिन में 504 लोग ठीक तो हुए, लेकिन 7 लोगों की जान भी चली गई। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले करीब 31,000 पार हो गए। 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक तो हो गए, लेकिन 900 से ज्यादा को जान भी गंवानी पड़ी। सबसे पहले दुनिया को वुहान ने डराया था। कोरोना को लेकर अब देश को मुंबई डरा रही है। चीन का वुहान कोरोना से बहुत आगे निकल गया है, लेकिन देश में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में मुंबई है कि सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। मुंबई में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले आ गए। एक दिन में 1650 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, लेकिन 58 लोगों की जान भी चली गई। अब मुंबई में कोरोना के कुल केस 51,000 से ज्यादा हो गए। वहीं मौत का आंकड़ा 1760 तक पहुंच गया। देश लॉकडाउन से अनलॉक हो गया। जिंदगी फराटा भरने लगी, लेकिन कोरोना की रफ्तार भी बनी हुई है। अब तो दुनिया के 2 देश ही रोजाना के बढ़ते मामलों में भारत से आगे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से हाल बेहाल है, लेकिन अस्पतालों पर सियासत थम नहीं रही है। एलजी ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज की बात की गई थी। आज एलजी ने इसकी वजह बताई है। मेनली मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर आई थॉट इट वाज राइट फॉर मी टू change it
and make it the facilities of health infrastructure available to all people. आज की SDMA की मीटिंग में मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं जैसे कि जहाँ की हम लार्ज स्केल मेकशिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी क्लोजली काम कर रहे हैं, उनकी भी सलाह लेते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके भी क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ हमारी मदद हो सकती है, वो भी हमको सलाह दे रहे हैं और हमें सहायता भी करने को तैयार हैं। तो हैं सारे स्टेप्स जितने भी हो सकते हैं, जो भी कोशिश हो सकती है वो दिल्ली में हम लगाएंगे। दिल्ली वालों को हम कोशिश करेंगे कि हम सबको जो भी नीडी हो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से हमारी संवाददाता विद्या हमारे साथ हैं, वहीं दिल्ली से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये कि अनिल बैजल जो कि LG हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है, वहीं दिल्ली सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, चाहे वो फंड्स की बात हो चाहे दूसरे तमाम इंतजाम हो। क्या है सच? और दूसरा सवाल आपसे ये कि जिन बेड्स की कमी की बात कल डिप्टी CM ने की थी उसको लेकर अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या स्टेडियम्स को कन्वर्ट किया जा रहा है, वहां पर बेड्स लगाने की अब कोशिश की जा रही? देखिए, जहां तक दिल्ली वर्सेस केंद्र की बात है, कोऑपरेट करने को लेके मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो या सत्येंद्र जैन हो, तमाम लोग आरोप लगाते रहे कि हम केंद्र से लगातार सहायता मांग रहे हैं लेकिन केंद्र की तरफ से उतना रिस्पांस नहीं मिला। जबकि केंद्र का ये कहना है, डॉक्टर हर्षवर्धन भी बार बार ये कह चुके हैं कि केंद्र हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। जो भी सहायता चाहिए, चाहे दिल्ली ही नहीं देश भर के जितने भी राज्य हैं, तमाम राज्यों को केंद्र सरकार सहयोग कर रहा है, सहायता देने की बात है। और जहां तक बेड्स की बात है, बेड्स को लिए अभी LG ने खुद बोला, अनिल बैजल ने, कि हम चाहे नेहरू स्टेडियम हो या अंबेडकर स्टेडियम हो, तमाम स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल को हम लोग चाहते हैं कि जरूरत के समय के लिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा करके क्वारंटाइन सेंटर या बेड्स की जरूरत हो तो वहां पे बेड लगाए जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स में अगर बेड्स की किल्लत है, क्योंकि कल मनीष सिसोदिया ने साफ तौर से कहा था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख दिल्ली में कोविड पेशेंट हो जाएंगे और 80,000 बेड की हमको जरूरत पड़ेगी। उसको देखते हुए इतनी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, होटल्स को इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। तो ये बैंक्वेट हॉल, स्टेडियम, जो अभी LG ने भी कहा है और केंद्र से भी सहयोग मांगा और केंद्र सहयोग भी करे जो LG ने कहा, तो ये तमाम प्लानिंग है दिल्ली की, LG की, कि हम लोग जितने भी स्टेडियम्स, बैंक्वेट हॉल है, इनको भी हम लोग इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बेड्स की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, हमने बीते दिनों में देखा, जब से थोड़ी बहुत रियायतें मुंबई में दी गई हैं, कई जगह हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, वहां पर भीड़ जुट रही है। ऐसी जगहों को क्या प्रशासन ने चिन्हित किया है और वहां पर लोग नियुक्त किए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और ये संक्रमण ना फैले? विद्या। नेहा, मैं जिस इलाके में अभी इस वक्त खड़ी हूँ यहाँ भी कई सारे दुकानें हैं, लेकिन जो ऑर्डर मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर ने आदेश जारी किया था कि दुकानें अब हमेशा खुल सकती हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कर्फ्यू टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो इलाका है जहाँ पर कि म्युनिसिपल कमिश्नर के आदेश के बावजूद यहाँ पर दुकानें बंद रखी गई हैं। यहाँ तक कि कल हमने देखा था मेडिकल की दुकानें भी बंद थी और वो वजह सिर्फ इस वजह से थी कि यहाँ सिर्फ इस इलाके में, छोटे से इलाके में तकरीबन 9 से ज़्यादा केसेस हैं। तो हर इलाके का एक निर्णय अलग लिया जा रहा है। वार्ड ऑफिसर्स को ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया गया है कि वो देखें कि उनके इलाके में क्या सही निर्णय है वो लेंगे। हालांकि ओवरऑल मुंबई के लिए हमने देखा है कि म्युनिसिपल कमिश्नर्स ने ऑर्डर दिए हैं कि MMR रीजन में, यानी कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, इन इलाकों के बीच में आप बिना रोक टोक चल सकते हैं। आपको अगर काम है तो आप जा सकते हैं कहीं भी। हालांकि इंटर डिस्ट्रिक्ट अभी भी मना है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर खुल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या। और
हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कोरोना की डरावनी तस्वीर दिखाकर सवाल किए हैं कि आखिर दिल्ली वालों का इलाज कैसे होगा। आज तक संवाददाता अंकित त्यागी ने उनसे की खास बातचीत। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जून 15 तक आपने कहा कि 44,000 केस होंगे और हमें 6600 बेड चाहिए होंगे। जून 30 तक 1 लाख केस, 15,000 बेड। जुलाई 15 तक 2.5 लाख केस, 33,000 बेड। और जुलाई 31 तक 5.5 लाख केस और 80,000 बेड। दिल्ली में इस समय करीब 9,000 बेड की तैयारी है। कैसे तैयार करेगी सरकार? इतने बड़े प्रोजेक्शन को लेकर डरा दिया है आपने सबको? नहीं, देखिए, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरे सिर्फ आज जो एसडीएमए की मीटिंग हुई उसमें कुछ डेटा हमारे सामने रखा गया और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अफसर्स की टीम है, उन्होंने पूरा आकलन करके कि अभी तक दिल्ली में जिस स्पीड से कोरोना के केस सामने आए हैं उसमें हर 12-13 दिन में ये आंकड़ा डबल हो जा रहा है। आज की तारीख में करीब 30,000 केसेस हैं। 30 जून तक होते होते ये 1 लाख केसेस हो जाएंगे, जो 15 जुलाई तक अगर इसी स्पीड से बढ़ता है, अगर ये स्पीड बढ़ती है, और जैसे कि हमें आशंका है कि अब जबकि लॉकडाउन खुला है और पूरे देश भर से भी अगर लोगों के यहाँ आके, दिल्ली में आके अस्पतालों में भर्ती होंगे, उनके टेस्ट होंगे, तो वो भी होगा। उसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर अभी तक के रेट पे बढ़ेंगे तो ये आंकड़े हैं कि 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे और 15 जुलाई तक फिर वो लगभग 2.25 लाख हो जाएंगे। 31 जुलाई तक लगभग 5.5 लाख केसेस हो चुके होंगे। मनीष जी, दिल्ली का कंपैरिजन जो हो रहा है वो मुंबई से हो रहा है। मुंबई में ऑलरेडी 50,000 केसेस हो चुके हैं और दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में तैयारी अगर आप देखें तो फील्ड हॉस्पिटल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अगर मुंबई में आप देखें तो जो सरकार है वो बड़े बड़े स्टेडियम को आइसोलेशन वार्ड्स और हॉस्पिटल, टेम्परेरी हॉस्पिटल में डेवलप कर रही है। दिल्ली में इस तरीके से तैयारी अभी नहीं दिख पा रही है। तो क्या अभी हम ये मान के चलें कि दिल्ली अभी उस स्टेज में पहुंचा नहीं है? अभी उस स्थिति में आपकी तैयारी जो बड़े बड़े स्टेडियम है उसको लेकर कन्वर्ट करने की नहीं है? अंकित, देखो, हमें इसकी ग्रेविटी को समझना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ मॉडल्स जो डेवलप्ड कंट्रीज के थे, वो भी कहीं ना कहीं इस बीमारी के सामने छोटे पड़ते देखे हैं। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से अमेरिका, यूरोप की पूरी हेल्थ व्यवस्था चरमराई थी। हमने मुंबई के मॉडल से भी समझा है, इसीलिए एक नया मॉडल भी हमने यहाँ विकसित किया, क्योंकि मुंबई से सीख लेते हुए और बाकी शहरों से सीख लेते हुए कि हमने यहाँ होटल्स पे भी ध्यान दिया। क्योंकि जब आप फील्ड हॉस्पिटल बनाने के लिए पहले स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत तरह के टॉयलेट्स से लेकर तमाम चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उतने ही बेड्स हम होटल्स में ले रहे हैं जहाँ की पहले से टॉयलेट्स मौजूद हैं, जहाँ की पहले से रूम, गद्दे, बेड वगैरह मौजूद हैं। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की वहाँ जरूरत पड़ेगी। तो उतने बेड्स की व्यवस्था हम बड़े होटल्स में कर रहे हैं। उसके इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स, होटल्स, इस सब के साथ में संख्या को आगे बढ़ाएंगे। और जो आपने फील्ड का कहा, फील्ड में भी बेड्स बढ़ाए जाएंगे। भारत सरकार ने भी कहा है कि रेलवे में हमने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को भी हम उपयोग करेंगे। तो जो जहां तक भी इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, फील्ड में लेके, होटल्स में लेके, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके, हम उसकी पूरी लिमिट को स्ट्रेच करेंगे। लेकिन हमें देखना भी पड़ेगा कि दिल्ली में जिस स्पीड से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आने वाले समय में कितनी जरूरत हमें पड़ सकती है, वो हम देख रहे हैं। तो दिल्ली में सरकारी दावों से अलग मौके पर पहुंचे हमारे कई संवाददाता, तो अलग तरीके की तस्वीर दिखाई दी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर बाहर मरीजों के रिश्तेदारों की अगर आप बात सुनेंगे तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिरकार कितनी मुश्किलों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने ऐसे ही कुछ परिवारों से बात की। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों के लिए बेड्स हैं, नहीं है, इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे लेकर रस्साकशी तो खूब चल रही है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? दरअसल हम आपको ये भी बताएं कि दिल्ली का जो ऐप है वो कहता है कि कुल जितने बेड्स हैं हमारे पास उसमें से 4,757 ऑक्यूपाइड है, 4,057 जो हैं वो वेकेंट हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इन अस्पतालों में लाना चाहते हैं अपने मरीजों को उस लक्षण के साथ। लेकिन इस अस्पताल के बाहर, एलएनजेपी के बाहर हमें एक अलग तरह का कंफ्यूजन दिख रहा है। आप आए हैं, आपकी माँ यहाँ पर भर्ती थी, क्या वो कोरोना पीड़ित थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता मेरे को। यहाँ पे सीरियस थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ लेके आए। 3 दिन हुए हैं भर्ती हुए। तो आईसीयू में बता रहे हैं कि 5 नंबर फ्लोर पे तुम्हारी माँ आईसीयू में है। अब दोबारा मैं गया, मैंने कि पता करके आओ गार्ड साहब से बोल के,
तो वो यूँ कहते हैं कि मैं ऊपर नाम बताइए बता, मैंने लिख के ले गए, आधे घंटे बाद आया गार्ड, मुझसे कहता है कि डेथ हो गई। अच्छा मैं ऐसा कैसे मान लूँ? ना बताया नहीं गया फोन कर? नहीं कुछ नहीं, ना घर पे गया ना कैसे गया, तो मुझे बताया नहीं गया। इनकी मां को यहाँ एडमिट किया गया और बता रहे हैं कि बताया नहीं गया है और मृत्यु की बात अब बताई जा रही है, लेकिन काफी देर से यहाँ पर ये परेशान घूम रहे हैं। आपका कौन एडमिट है यहाँ? जी हमारा बच्चा था यहाँ पे, उसको अटैक आया था, उसको कोरोना बता दिया। हमारी उस लड़के से बात हुई है, कह रहा मुझे थोड़ी देर पहले सुई लगा दी, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे ले जाओ यहाँ से। फोन करा बीबी को उसने अपनी, इन्होंने मार दिया डॉक्टरों ने। पर यहाँ तो सिर्फ कोरोना के इलाज होना था ना, पर उन्होंने कोरोना का नाम दे दिया, कोरोना नहीं था, उन्हें रिपोर्ट तक भी नहीं दी हम लोगों को। रात को मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकाल, ये लोग मुझे देख नहीं रहे, इनकी कंप्लेंट कर तू। 12 बजे डॉक्टर आते हैं, रात को फिर आते ही नहीं है देखने के लिए, एक टाइम शाम को आएंगे फिर चले जाएंगे। कह रहे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बिल्कुल केयर नहीं कर रहा। कोई दूसरी बीमारी थी कोरोना की? यहाँ क्यों लाया गया? सिर्फ उनकी सांस तेज चल रही थी, इसलिए उनको लाया गया था। इसलिए आप लोग लेकर आए थे? कोरोना की रिपोर्ट आपको मिली? नहीं मिली मैम। आपका क्या हुआ है? एक मेरा दोस्त है, चंदन कुमार झा नाम है, एक 28 तारीख को यहाँ पे बुलाया गया था और यहाँ पे जब आया तो 2-3 घंटे के अंदर में चेक करके उसको वापस कर दिया गया। फिर गया 3 दिन के बाद में उसको कॉल गया जो तुम पॉजिटिव हो। उसके बाद में फिर उसको बोला जो अपना ये बोला जो फिर है मुझे रिपोर्ट दो। 3 तारीख को बुलाया यहाँ पे रिपोर्ट के लिए, 3 तारीख को फिर आया कोई बंदा लेने के लिए रिपोर्ट, बोला अभी तक आया नहीं है। फिर आज मुझे बुलाया गया है रिपोर्ट के लिए, मैं ऑटो रिजर्व करके आया हूँ नागलोई से। अभी भी बोल रहा है जो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं मिलता है। दोस्त कहाँ है आपका? दोस्त मेरा घर में है, उसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया, घर से निकलने नहीं दिया है। देखिए एक एलएनजेपी अस्पताल के सामने ही आप 3 तरह की कहानियां देख रहे हैं। एक जो रिपोर्ट के लिए हफ्ते भर से भटक रहे हैं और कोई उनको रिपोर्ट नहीं दे रहा है। दूसरा ऐसा परिवार जिनसे अभी आने के बाद, माँ से मिलने के लिए आने के बाद ये कहा गया है कि आपकी माँ भर्ती तो है पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, फोन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और तीसरा ये परिवार जो कह रहा है कि गलत तरीके से कोरोना बताया गया था, यानी सिर्फ बेड से बहुत आगे ये जंग चल रही है दिल्ली में कम से कम। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। एलएसी विवाद पर आज भारत चीन के बीच एक बार फिर से बैठक होने के आसार हैं। दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हो सकती है। बातचीत से ठीक पहले गलवान घाटी समेत कई 3 जगहों पर चीन ने 1 से 2 किलोमीटर पीछे अपनी सेना हटा ली है। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को फिर से चीन के मुद्दे पर घेरा है। राहुल गांधी ने लिखा कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया है और पीएम मोदी खामोश है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ये वार्ता जो आज होनी है जनरल स्तर की, कितने बजे बताई जा रही है? देखिए नेहा, अभी समय तय नहीं है। आज या कल में कोशिश की जा रही है कि जो अब लोकल कमांडर स्तर की जो बातचीत है दोबारा शुरू होनी है वो शुरू होगी, क्योंकि 3 ऐसे पॉइंट हैं नेहा जहां पर पिछले 2 दिनों में चीनी सेना ने अपने कुछ ट्रुप पीछे हटाए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और जो हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, वहां से चीनी सेना के कुछ टुकड़ियां 2 किलोमीटर पीछे हटी हैं और भारत ने भी उसको देखते हुए अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे किया है। तो ऐसे में एक नई उम्मीद जगी थी 6 जून को जो बातचीत हुई थी मोल्डो में, उसके बाद उसमें एक बदलाव आया था, उसको लेकर ये बातचीत शुरू होनी है। जो कि 3 से 4 जो पॉइंट हैं जहां पर चीनी सेना आकर बैठी है, उसमें पेंगोंग लेक भी है। इन 4 पॉइंट पे आज से लोकल कमांडर की बातचीत यानी कि ब्रिगेडियर और मेजर जनरल लेवल की बातचीत होनी है। हमारे जो सैन्य अधिकारी नेहा वो चुसूल में मौजूद हैं और इसके साथ ही 3 अलग अलग पॉइंट जहां पर ये बातचीत होनी है वहां पर भी मौजूद हैं। चीन की तरफ से सहमति मिलते ही और समय तय होते ही आज या कल में ये बातचीत शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे में आपके लिए क्या है खास। राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। खबर यह है कि 2 जुलाई को देवशयनी एकादशी के मौके पर
शिलान्यास समारोह किया जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। इससे पहले आज राम जन्मभूमि परिसर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। परिसर में भगवान शिव का एक पुराना मंदिर है और उसमें शिव की उपासना की जा रही है ताकि निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो सके। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के द्वार खोल दिए हैं। फिलहाल 30 जून तक स्थानीय लोग दर्शन कर पाएंगे। सिर्फ उत्तराखंड के लोग दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। इसके बाहर के लोगों को अभी दर्शन का मौका नहीं मिल पाएगा। रामलला के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अयोध्या में जल्द राम मंदिर का निर्माण तो नहीं, लेकिन शिलान्यास समारोह की तारीख तय हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के हालातों को ध्यान में रखते हुए इस पखवाड़े तो श्री राम लला के नवल मंदिर निर्माण के शिलान्यास के आसार तो नहीं हैं, लेकिन देवशयन एकादशी के मुहूर्त पर शिलान्यास समारोह हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि देवताओं के शयन से ऐन पहले अयोध्या में शिलान्यास का सूर्य उदित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सूत्र तो यही बताते हैं कि 2 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के मुहूर्त में देवताओं की निशा शुरू हो जाती है। फिर 4 माह के लिए देवता सो जाते हैं, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक देवशयन काल होने से विवाहादि शुभ और नूतन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए जाते। ऐसे में देवशयनी एकादशी में कार्यक्रम रखने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उपस्थित रहने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यास के अधिकारी प्रधानमंत्री और पीएमओ के साथ लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री को औपचारिक न्योता दिया जा चुका है। इसे प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक 1-2 दिन का अंतर पड़ सकता है, लेकिन अगर ये मुहूर्त निकला तो फिर दीपावली के 11 दिन बाद ही अगला मुहूर्त आएगा। इससे पहले सोमवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कैंप कार्यालय राम कचहरी चारों धाम मंदिर में बनाया गया है। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। परिसर में चल रहे समतलीकरण के बाद फाउंडेशन बनाए जाने की तैयारी को लेकर L&T कंपनी के अधिकारियों ने परिसर में डेरा डाल दिया है। कल प्राचीन कुबेर टीला पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। कोरोना ने मंदिर निर्माण की प्लानिंग और काम की रफ्तार को धीमा कर दिया है। ऐसे में जल्द से जल्द शिलान्यास कर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 4 धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने इजाजत दे दी है, लेकिन फिलहाल स्थानीय लोग ही यात्रा में शामिल हो सकेंगे। इस बीच मंदिर समितियों ने सरकार को फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से यात्रा को टालने की मांग की गई। 80 दिनों का इंतजार खत्म हुआ और खत्म हुई भक्तों की अपने आराध्य से दूरी। पूरे देश के ज्यादातर मंदिर खुल गए हैं। भक्ति और आस्था का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। मंदिर खुलने के साथ ही अब इस कड़ी में 4 धाम यात्रा के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की सहमति के बाद उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने इस पर फैसला ले लिया है, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी सीमित तादाद में ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तय किया गया है कि यात्रा शुरू होते ही हर रोज बद्रीनाथ धाम में 1200, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है। 30 जून तक सिर्फ स्थानीय लोग ही यात्रा में शामिल होंगे। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही मंदिर खोला जाएगा। यात्रियों को अपने रुकने की व्यवस्था खुद करनी होगी। टोकन सिस्टम से होंगे दर्शन, निःशुल्क दिए जाएंगे टोकन। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना होगा। पुलिस स्ट्रिक्टली लागू करेगी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और बाकी जितने भी कोरोना के जो लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं उनको ढंग से लागू करेंगे। सर, धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति हो गई, उसको देखते हुए पुलिस किस तरह की होगी? वो भी वही सोशल डिस्टेंसिंग सबका सब जगह पालन करना जरूरी है। मास्क वगैरह सब जगह सार्वजनिक स्थानों पे लगाना जरूरी है। इस सब का 100% पालन कराया जाएगा। सरकार तैयार है,
लेकिन यात्रा को लेकर स्थानीय स्तर पर अभी एक राय नहीं है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर समिति ने सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। विरोध की वजह कोरोना के संक्रमण के फैलने का डर है। बाहर से ये लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में तो अभी तक किसी प्रकार का कोई संक्रमण है ही नहीं है। यहाँ पे संक्रमित तो कोई है ही नहीं है। ये तो बीमारी सब बाहर से आ रही है। तो आपको एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए, और ताकि चार धाम यात्रा पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर श्रद्धालु आता है तो कहीं न कहीं ये फिटनेस लोग जो है यहाँ पर संक्रमण के दायरे में निश्चित तौर पर ही आएंगे। विरोध के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मंदिर समिति से बात करने के लिए अधिकृत किया है, ताकि यात्रा को लेकर एक राय बन सके। हमने ये कहा कि जो वहाँ के पुरोहित समाज है और जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन सब से बातचीत करिए आप लोग, और उसके बाद हम उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि सीमित मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में हमको वहाँ पर यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से तमाम आशंका और सवाल अभी भी खड़े हैं। ऐसे में तीर्थयात्रियों को अलर्ट रहने की हिदायत के साथ उत्तराखंड सरकार और प्रशासन हर मुमकिन तैयारी में जुटा है। यही वजह है कि शुरुआत में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इजाजत दी गई है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ओमकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक। वक्त फिलहाल 100 शहर 100 खबर का है, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। देश में कोरोना के मामले 2,76,000 के पास पहुंच गए हैं। ये ताजा अपडेट हम आपको आंकड़ों का दिखा रहे हैं। 24 घंटे में करीब 10,000 नए मरीज जुड़ गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा करीब 7,500 से ज्यादा है। 24 घंटे में 269 लोगों की जान कोरोना ने ली है। पहली बार एक्टिव केसेस से ज्यादा ठीक होने की संख्या है। ये अच्छी खबर है। 24 घंटे में 9,985 नए केस हैं देश भर में। वहीं पहली बार एक्टिव केसेस से ज्यादा स्वस्थ होने वाले लोगों की तादाद है। कुल मामले बढ़कर अब 2,76,583 हो गए। 5,991 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जबकि 7,745 लोगों की जान गई है। और अब बात एलएसी पर चीन के साथ चल रहे विवाद की करेंगे, जहां भारतीय कूटनीति का असर देखने को मिल रहा है। चीनी सेना अब बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं सीमा पर तनाव कम करने को लेकर आज दोनों देशों के बीच एक और अहम बैठक हो सकती है। चीन के साथ जिस एलएसी विवाद ने सीमा और सियासत का पारा गर्म कर रखा था, वहां पर भारत की कूटनीति रंग लाती दिख रही है। लद्दाख में चीन की सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है, वहीं सीमा पर तनाव कम होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना गलवान वैली, PP-15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे तक हट गई है। ये सभी इलाके पूर्वी लद्दाख में पड़ते हैं। गलवान वैली के इलाके में चीन ने जो वेसल और नौकाएं तैनात की थी, उसे हटा लिया गया है। भारतीय सेना भी इस इलाके में पीछे हटी है और अपने वाहन वापस लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। दोनों पक्ष के कमांडरों की आपस में हॉटलाइन पर बात हुई है। भारत की सैन्य टीम चुशुल इलाके में पहले से मौजूद है, ताकि चीनी पक्ष को बातचीत में शामिल किया जा सके। यहाँ तक LAC से ट्रुप्स का हटना ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, और दोनों सेनाओं को पीछे हटने में इससे और बड़ा भरोसा आएगा दोनों सेनाओं में। सीमा पर तनाव कम जरूर हुआ है, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर आज डिविजनल कमांडर स्तर की एक बार फिर बातचीत हो सकती है। अगर आज बैठक नहीं हुई तो कल बैठक होने की संभावना है, ताकि वो भयभीत है कि हिंदुस्तान यदि एंटी चाइना प्लेटफॉर्म करता है और आर्थिक रूप से चीन को सजा देने की कोशिश करता है, तो चीन की परेशानियां बहुत बढ़ जाएगी। पैंगोंग के 4 फिंगर इलाके में चीनी सेना डटी है। हालांकि अन्य इलाके में उनके पीछे हटने की खबरें आई हैं। 4 फिंगर इलाका हमेशा से भारत के एकाधिकार में रहा है, लेकिन पिछले दिनों चीनी सेना टेंट और गाड़ियों के साथ यहां टिक गई। भारत ने भी इस पर कड़ा विरोध जताया और अपनी फौज लगा दी। भारत सीमा को लेकर पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं, यह हमारे भारत का चरित्र है।
इन सभी हलचलों के बीच भारतीय फौज सावधान है और पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत की ओर से बड़े स्तर पर हर किसी स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। के तिनसुकिया जिले में ऑयल फील्ड में तेल के कुएं में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार तेज हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ONGC के साथ कई विशेषज्ञ आग पर काबू पाने में जुटे हुए। आशंका यही जताई जा रही है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने में अभी करीब 4 हफ्ते का वक्त लग सकता है। उसके साथ ही आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।